नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजनीति विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान आपको डरावनी लग रही है, एग्जाम आपके सामने है और आपको लग रहा है कि पूरी 2 किताबों को कैसे हम अब कम समय में करें, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपकी क्लास है रिवीजन नहीं, बल्कि आपके लिए परिणाम बदलने वाली साबित होगी। तो चलते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते हम उस स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे कि आप किन पॉइंटों पे ध्यान देकर, किन प्रश्नों पर विशेष जोर देकर आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो ये क्लास आपके लिए आज मार्क्स बढ़ाने वाली क्लास साबित होगी। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, 90+ जाने वाले हो, और नहीं पढ़ पाए तो प्यारे विद्यार्थियों आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। पूरी राजनीति विज्ञान को समेटकर हम इस क्लास में आपके लिए लेके आए हैं वेरी वेरी मोस्ट टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर। चलते हैं प्रश्नों को समझने की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, वो है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? साल बतानी है। ऑप्शन में आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन को ना पढ़कर हम सीधे आंसर की ओर चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो कौन सी साल थी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ? दिसंबर 1991। महीना कौन सा? दिसंबर। तारीख थी 25 और साल थी 1991 की, जब सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजित हो जाता है। विघटन का मतलब होता है टूटना। ध्यान आ गया? किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार यानी इसका पहले पहले इसका द्वार था, इसका मतलब बंद था। तो वो देश कौन सा था? चीन था, क्योंकि चीन की नीति थी वो थी साम्यवादी समाजवादी नीति, जो कि बंद नीति यानी सरकारी सिस्टम, कहने का मतलब अपने ही देश के अंदर अर्थव्यवस्था को समेट के रखना। भारत आसियान, भारत और आसियान कौन से देश हैं? 10 देशों का ग्रुप है ना। कौन से देश हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो आसियान देश कहलाते हैं। और ये 10 कौन से हैं? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, ये जो देश है ना, ये देश हैं आसियान। इन देशों के साथ मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड किस वर्ष व्यवस्था लागू की? साल थी 2010 की। नेक्स्ट प्रश्न है, फरक्का जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। साल थी 1996 की। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का नदी जल संधि गंगा नदी पे, गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित संधि है। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, साल थी 1971 की। और भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या लिखिए। कितने हैं स्थायी सदस्यों की संख्या? 5। ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। 5 कौन से देश है? ABCRF। अब बताओ, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। 5 देश याद हो गए ना, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या। ये सदस्य देश स्थायी रूप से सदस्य बने हुए, यानी इनको हटाया नहीं जा सकता, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद का बुनियादी अर्थ सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। जहां खतरा नहीं हो वहां मतलब है सुरक्षा। तो सुरक्षा की 2 अवधारणाएं आपको याद आ गई होगी, परंपरागत और गैर परंपरागत। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? साल थी 1992 की। रियो डी जेनेरियो ब्राजील एक देश है, वहां का शहर है रियो डी जेनेरियो। वहां हुआ था पृथ्वी प्रथम सम्मेलन, जहां एजेंडा 21 पारित किया गया था।
साल याद होगी ना, 1992। भारत की स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? देशी रियासतों की संख्या थी 565। एकदम आंकड़ा आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। कुछ कॉन्सेप्ट आप राजनीति विज्ञान में याद करके, और कुछ जो फैक्ट हैं, फैक्ट बोलते हैं अपन, जो तारीख वगैरह होती है ना, तिथि वगैरह, डेट वगैरह। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? साल थी 1951 की। और जनसंघ ही किस पार्टी का आधार है, यानी मूल है? वह है बीजेपी का। भारत चीन युद्ध कब हुआ? साल थी 1962 की, और महीना था अक्टूबर का। याद रह जाएगा, साल थी 1962 और महीना था अक्टूबर का। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे। कब शुरू की गई थी? 1951 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब होता है? साल थी 1972 की, महीना था जुलाई का। और नेता कौन थे? भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रह जाएगा ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, और इनमें से ऑप्शन सही है वह है लाल बहादुर शास्त्री। क्यों दिया गया था? क्योंकि जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब खाद्यान्न संकट बहुत बड़ा था, क्योंकि मानसून साथ नहीं दे रहा था किसानों का। और जो सैनिक सीमा पे खड़े थे पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए, उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे। मनोबल सैनिकों का भी नहीं टूटे और किसानों का भी नहीं टूटे। इसलिए जय जवान सेना सैनिक के लिए, जय किसान यानी किसान के लिए। तो दोनों के ही मनोबल को बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान। साल कौन सी? 1974 की। क्रांति का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि 1974 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। नेक्स्ट है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ये थे राम मनोहर लोहिया। ये भी समाजवादी नेता थे। दोनों का अच्छे से आपको याद रखना है। गैर कांग्रेसवाद कॉन्सेप्ट क्या है? कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की जो रणनीति थी उसको कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। याद हो गया। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? ये थे लाल डेंगा। मिजोरम में बना हुआ था मिजो नेशनल फ्रंट, एक प्रकार का उग्रवादी संगठन। फिर ये एक राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक जो मुख्य धारा थी उसमें शामिल होता है। और मिजो के नेता थे, उन्हीं से राजीव गांधी का समझौता होता है। वो भी आगे हम देखेंगे। पूरी बुक है, उसको ढंग से अच्छे से, इसके बाद आपके राजनीति विज्ञान बहुत सरल होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। भारत में गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होती है। साल थी 1989 की। 90 से एक साल कम। 2004 में लोकसभा चुनाव में कौन सी गठबंधन की सरकार बनी थी? तो वो थी यूपीए गठबंधन। इन सब गठबंधनों की भारत में स्थापना हुई है। एनडीए बीजेपी के, यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में। तीसरे मोर्चा जो भी गैर कांग्रेसवाद है में जो शामिल है, और मोर्चा जन मोर्चा, तो यूपीए था 2004 में। और यूपीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, फ्लड दूध से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन से। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना का मुख्य कारण क्या है? यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन बना हुआ था, जो कि 1920 में ही बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो विश्व के नेता एक जगह बैठे और उन्होंने डिस्कशन किया, और उन्होंने निर्णय लिया कि एक संघ होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन होना चाहिए इस प्रकार का, ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो।
और लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्र संघ, राष्ट्रों का संघ। सरल ही शब्द है ना, याद रह जाएगा राष्ट्र संघ। लेकिन ये फेल हो गया और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कब? 1939 में। और ये विश्व युद्ध चला 6 साल, इसलिए ये सफल नहीं हुआ, यानी असफल हो गया। इसलिए राष्ट्र संघ को बना दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त शब्द और जोड़ दिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूएनओ। याद हो गया ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है, ये हमने देख ही लिया। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया? 1988 में। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में। और इसके प्रारंभिक सदस्य 5 थे। इम्फी सिंगो थाईलैंड, याद रह जाएगा। ई से इंडोनेशिया, एफ से फिलीपींस और सी से सिंगापुर और थाईलैंड और मलेशिया। इम्फी सिंगो थाईलैंड 1967 में बना था, बैकॉक घोषणा से बना था। तुम्हें याद होगा। दक्षिणी एशिया में जातीय संघर्ष से जूझने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। सिहली और तमिलों के बीच संघर्ष चलता है यहाँ। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन लेके बैठे ताकि जो भी आपको ये लगे कि ये प्रश्न मेरे को दोबारा याद करना है, उस पर विशेष गौर करें। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1955 में। 1959 में भारत में शरण लेने वाले तिब्बती नेता कौन थे? दलाई लांबा। नेक्स्ट है 1944 जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, भारत में उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत नियोजित अर्थव्यवस्था को प्रस्ताव पारित किया गया। उसे कहते हैं बम्बई प्लान, बॉम्बे प्लान कहते हैं इसे शॉर्ट में। भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय संधि कैसी? मैत्री संधि। युद्ध संधि नहीं, मैत्री संधि। कब हुई? 1971 में। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था? साल थी 1971 की। चुनाव थे 5वें, लोकसभा के 5वें चुनाव के समय। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? साल थी 1951 की। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन था और ये आंदोलन ब्राह्मणवाद, आगे बात समझ में, ब्राह्मणवाद और हिंदी के विरुद्ध था। और इसका नारा था उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। द्रविड़ आंदोलन याद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बामसेप, और बामसेप का गठन 1978 में। साल अच्छे से याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब हुई? साल थी 1994 की। 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो ये देश है नेपाल, भारत का पड़ोसी हिमालय में बसा देश है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के बीच मुकाबला हुआ, वो कौन से नेता थे? जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कंपटीशन होता है और इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? सिफारिश से 27%। याद रह जाएगा ना 27%। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, जनवरी 1995 में। क्वाटो प्रोटोकॉल किस वर्ष पारित हुआ? साल थी 1997 की। क्वाटो का मतलब जापान का एक शहर है। किस देश में हुआ था? जापान में। क्वाटो जापान का शहर है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है संधि, और 1997 में हुआ। इसका मकसद है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। याद रह जाएगा। क्वाटो मतलब कार्बन, इसी से जोड़ लें। कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना, यानी कंट्रोल करना। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? साल थी 1991 की। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? 1956 से। पंचवर्ष यानी 5 साल का गैप होता है, ये ध्यान रखें।
भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 को। दूसरा कब किया? 1998 को। 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में होता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। और आज क्या है? हाथ है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से है। पंजाब में एक सैनिक कार्रवाई हुई थी, किसके विरुद्ध? आतंकवादियों के विरुद्ध। ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी सैनिक कार्रवाई का कुटनाम था। साल थी 1984। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किसने किया था? वीपी सिंह ने। नेक्स्ट पर्सन है शोक थेरेपी क्या है? एक आर्थिक मॉडल है। साफ्टा किससे संबंधित है? सार्क से। साफ्टा किससे संबंधित है? सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क दक्षिणी एशिया सहयोग संगठन, उसको दक्षेश भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? दक्षेश भी कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है सार्क और इसी का है फ्री ट्रेड साफ्टा। 2 जून 2014 को भारत में कौन सा नया राज्य बना था? वो था तेलंगाना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। भारत में पहले चुनाव आयोग गठित किया गया। चुनाव आयोग कब बना? चुनाव आयोग 1950 में बना था। सुकुमार सेन को पहले चुनाव आयुक्त बना दिया और इनको जिम्मेदारी दी गई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में आपको क्या करवाना है? चुनाव करवाना है। दक्षिणी पंथी विचारधारा किस पे आधारित है? खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार अर्थव्यवस्था पे। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आया राम गया राम का संबंध दल बदल से है। ये कैसे है? 1967 में 9 ऐसे राज्य थे भारत में जहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाती है, जिसमें हरियाणा भी शामिल था, राजस्थान भी शामिल था। राजस्थान का पड़ोसी देश हरियाणा की घटना है ये। गयाराम नाम का एक नेता था जो कि एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल लेता है। उसे ही कहते हैं दल बदल, यानी दल को बदल लेता है। लालच वंश जो भी कारण रहा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन? तो बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाषण किसने दिया? पंडित नेहरू ने। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने थे। 1971 में भारत पाक युद्ध किस नए देश का जन्म हुआ? तो वो नया देश बना था बांग्लादेश। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? सीटें कितनी मिली? 352। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? वो बनी थी केरल में। याद रह जाएगा ना केरल। असम गण परिषद किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह है असम की। और आसू भी यहीं का संगठन था, छात्र संगठन। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो 2 महाशक्तियां थी द्विध्रुवीय व्यवस्था में, एक तरफ सोवियत संघ तो एक तरफ अमेरिका। सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन सा था? तो वो था लिथुआनिया। सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शीत युद्ध के अंत के बाद कौन सी विश्व व्यवस्था उभरी? शीत युद्ध का जब अंत हो जाता है तो किस प्रकार की विश्व व्यवस्था उभरी? एक ध्रुवीय, यानी अमेरिका एकमात्र दादागिरी में बच गया था, उसे कहते हैं एक ध्रुवीय। वैकल्पिक शक्ति केंद्र से क्या आशय है? तो अमेरिका का प्रभुत्व को संतुलित करना। प्रभुत्व यानी अपने आप को भगवान मानना। एक ही शक्ति बची थी, एक ही ध्रुव बचा था, तो इसके प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक शक्तियां, जिसमें अपन पढ़ते हैं ना यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ये क्षेत्रीय संगठन उभरे थे, इन्हीं कहते हैं वैकल्पिक शक्ति। यूरोपीय संघ की सांझी मुद्रा कब लागू हुई? साल थी 1999। याद रह जाएगा ना 1999। आसियान की स्थापना किस घोषणा से हुई? तो बैकॉक घोषणा से हुई थी। अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। बैकॉक घोषणा साल थी 1967 की। और आसियान के मूल सदस्य 5 थे, वर्तमान में 10 है। याद रह जाएगा। आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। इनको मूल सदस्य भी कहते हैं, प्रारंभिक सदस्य भी कहते हैं, संस्थापक सदस्य भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट होते हैं राजनीति विज्ञान में। आसियान व्यय के सिद्धांत पे आधारित है। तो आसियान व्यय है संवाद और सहमति,
यानी हम बातचीत करेंगे और आपस में विचार विमर्श करके हमारी समस्याओं को सोल्व कर लेंगे। यह आसियान 10 देशों की शैली है, इसे कहते हैं आसियान शैली। आगे बात समझ में। हम कोई विवाद नहीं करेंगे, बैठकर बिना किसी औपचारिक कागज के हम सहमति से बातचीत करके अपनी समस्याओं को सोल्व कर लेंगे, यानी औपचारिकता रहित। भारत चीन युद्ध 1962 में होता है। ड्रैगन एलिफेंट टैगो भारत और चीन के सहयोग से संबंधित है। सार्क की प्रगति धीमी होने का क्या कारण है? सार्क के जो देश हैं उनके बीच कोई न कोई सीमा विवाद, राजनीतिक विवाद है ही, इसलिए सार्क ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में नहीं उभरा। जैसे कि आसियान और यूरोपीय क्षेत्रीय संगठन है ना, उन्होंने जो प्रगति की वो सार्क नहीं कर पाया। और सार्क में कौन से देश हैं? जो भारत के पड़ोसी देश। जिनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे शांतिपूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता है? वह है भूटान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग निष्क्रिय माना जाता है? वह है ट्रस्टीशिप परिषद। वीटो पावर का क्या अर्थ है? किसी प्रस्ताव को रोकने का एक विशेष अधिकार होता है, उसे कहते हैं वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कितनी बार भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो वो बन चुका है 8 बार। मानव सुरक्षा की अवधारणा रिपोर्ट किसने तैयार की थी? साल थी 1994 में, यूएनडीपी ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गैर पारंपरिक सुरक्षा के अंदर क्या है? गैर पारंपरिक सुरक्षा की 2 अवधारणा है ना, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। इसमें सुरक्षा केंद्र कौन होता है? हथियार होते हैं, सीमाएं होती हैं, कि व्यक्ति होता है, कि राज्य होता है? तो व्यक्ति होता है। इसमें व्यक्ति की सुरक्षा गैर पारंपरिक सुरक्षा है, और पारंपरिक सुरक्षा है राज्य की सुरक्षा। प्रोटोकॉल, क्वाटो प्रोटोकॉल 97, UNFCCC की स्थापना कब हुई? 1992। और 1992 में ही एजेंडा 21, आपको ध्यान है ना, एजेंडा 21 भी इसी में तय किया गया था। इसका मतलब है पर्यावरण को बचाना, सतत डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर देना, यानी भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास को महत्व देना, विकास को गति देना। लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? क्लब ऑफ रोम। लिमिट टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई? साल थी 1972 की। अंटार्कटिका संधि पे हस्ताक्षर कब होते हैं? 1959 में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल कब लागू होता है? साल थी 1991 में। कब? पर्यावरणीय प्रोटोकॉल। ये प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दिया था। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, भारत का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में। बोर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, हर चैप्टर से कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को घुमाकर इधर से उधर पूछ लिया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्वाटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? साल थी 2002 की। विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक कब होती है? 2001 में। विश्व सामाजिक मंच जिसको कहते हैं WSF, ये पहली बैठक होती है 2001 में। पोर्टो एलग्रे देश था ब्राजील। WTO की मंत्री स्तरीय बैठक 1999 में कहाँ हुई थी? जगह कौन सा है? सिएटल। भारत में वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष का विरोध कौन करता है? आर्थिक पक्ष का विरोध कौन करता है? वामपंथी दल। आर्थिक पक्ष यानी इनका कहना है, क्योंकि ये गरीब और कमजोर की हिमायती विचारधारा है, तो इनका कहना है कि वैश्वीकरण होने से यानी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आपस में जुड़ने से आर्थिक असमानता बढ़ी है। कौन सी असमानता बढ़ी है? आर्थिक असमानता। इन आर्थिक असमानता का मतलब है कि गरीब और अमीर के बीच जो खाई थी वो और अधिक बढ़ गई है वैश्वीकरण के कारण, ऐसा इनका मानना है। 2004 में विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ हुई थी? तो वो देश बताना है, सॉरी वो जगह बतानी है। 2004 में मुंबई में हुई थी, भारत में। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का संबंध किससे है? तो जो रियासतें थी ना 565 भारत में, उन रियासतों को
विलय करने के लिए एक सहमति पत्र था, उसका नाम है इंस्ट्रूमेंशन ऑफ असेसन। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, राजनीतिक रूप से वोट देने का अधिकार रखता है। हालांकि उस समय जब देश आजाद हुआ ना, उस समय 21 वर्ष थी, ये बाद में घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में इसको 18 साल कर दिया। तो इसलिए मैं अब आपको 18 साल बता रही हूँ। भारत में एक दलीय प्रभुत्व मुख्यतः किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। मुंबई प्लान कब तैयार की गई? 1944 में। नियोजित विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, औद्योगिक और कृषि का विकास करना, ये नियोजित विकास का मुख्य लक्ष्य था। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग से विकास किया जाए। ध्यान है ना आपको? तीसरा पार्ट है नियोजित विकास वाला। तो भारत ने इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, योजना आयोग बनाए। 1950 में योजना आयोग बनाए और 2015 में इसकी जगह नीति आयोग बना दिया है। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1955 से हो जाती है और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में होता है। याद रह जाएंगे ना डेट। और गुटों से, सैनिक गुटों से दूर रहने की जो कॉन्सेप्ट है, जो नीति है, भारत की विदेश नीति है, उसी को कहते हैं गुटनिरपेक्ष। इसमें नेहरू, नासिर और टीटो, इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंचशील सिद्धांत 1954 में लागू हुआ था। पंचशील यानी आचरण के 5 नियम। हम देश आपस में क्या करेंगे? 5 नियमों का ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के बीच हुआ था। साल थी 1954। और नेता कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत की परमाणु नीति क्या है? क्योंकि आपको ध्यान होगा, भारत की तरफ से पंडित नेहरू थे, चीन की तरफ से चाउ एंड लाई थे। भारत की परमाणु नीति है कि पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, लेकिन बाद में नहीं छोड़ेंगे। और भारत 2 परमाणु परीक्षण कर चुका है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974। भारत का सबसे अधिक किस संगठन के साथ संबंध है? नाटो से है, सार्क से है, आसियान, EU से है। तो भारत सार्क का सदस्य है और सार्क देशों के बीच का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, क्षेत्रफल का देश भी है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ? साल थी 1969 के 69 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और मुख्य कारण था राष्ट्रपति के चुनाव। याद आ गए ना आपको? जिसमें वीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 हिस्से कौन से थे? कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। साल थी 1971 की। चुनाव कौन से थे? लोकसभा के 5वें थे, एक चौथे थे, बताओ जल्दी। 5वें लोक आम चुनाव थे। 1971 का आम चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? इंदिरा गांधी की। 1971 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीता था। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस किस साल हुआ? 1992 में। नेक्स्ट है 1991 में भारत की कौन सी नीति की शुरुआत होती है? तो ये होती है आर्थिक उदारीकरण की नीति। गठबंधन राजनीति का मुख्य कारण क्या था? किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना इसका प्रमुख कारण था, क्योंकि कोई भी एक पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मिलजुल कर जो सरकार बनाई जाएगी उसी को तो गठबंधन कहते हैं। नेशनल फ्रंट, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फ्रंट मतलब मोर्चा का गठबंधन किस वर्ष हुआ? साल थी 1989 की और नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीपी सिंह। उस समय प्रधानमंत्री कौन बने? वीपी सिंह। रिक्त स्थान के प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? रिक्त स्थान में लिखना है 24 अक्टूबर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? रिक्त स्थान में 1953 लिखना है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? खान अब्दुल गफार खान। स्वतंत्र भारत में चुनाव होते हैं 1952 में। और इकोनॉमिक ऑफ परफॉर्मेंस लेखक हैं JC कुमारप्पा। बांडुंग सम्मेलन 1955 में। तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे 1959 में भारत में शरण लेते हैं, उनका नाम है दलाई
लांबा। 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका नाम है मुंबई प्लान। भारत और सोवियत संघ के बीच शांति संधि हुई है 20 वर्षीय। कितनी? 20 वर्षीय। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा 1971 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 51 से 56 के बीच चलती है, 5 साल जोड़ दे। द्रविड़ आंदोलन के प्रेरणता बामसेब का गठन 1978 में, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में, अफगानिस्तान दक्षेश यानी सार्क का सदस्य बनता है 2007 में। कौन सा? 8वां सदस्य। काठमांडू नेपाल में दक्षेश का 18वां सम्मेलन होता है। सुरक्षा नीति जो युद्ध की आशंका को रोकती है उसे क्या कहते हैं? अपरोध की नीति। योजना आयोग का स्थान पे एक नीति बनी है, उसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पे एक नई संस्था बनी है, उसका नाम है नीति आयोग। दूसरा परमाणु परीक्षण होता है 1998 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल को लेकर एक संधि हुई, साल थी 1960 की, और इसमें जो मध्यस्थता कर रहे थे वो था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। परमाणु अप्रसार संधि, ए मतलब 68, 1968 में हुई थी। परमाणु अप्रसार यानी परमाणु को रोकेंगे हम, परमाणु परीक्षणों का पर रोक लगाने से संबंधित संधि है 1968 में। भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्यों? क्योंकि ये वो संधि है जो उन्हें देशों पे रोक लगाती है जिन्होंने अभी तक परमाणु परीक्षण नहीं किए, जबकि भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। तो भारत के लिए भी करना जरूरी है ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। तो उद्योगपतियों के समूह द्वारा 1944 में अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, कौन सी? नियोजित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी ना, वो तो आपको ध्यान ही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार साल थी 1984 की। लिट्टे आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। नागालैंड नया राज्य कब बना? नागालैंड राज्य कब बनता है? 1963 की। अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। मालदीव 1968 में गणतंत्र बनता है। उससे पहले क्या था? राजतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे विकास दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सुरक्षा की नई अवधारणा को क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत वामपंथी विचारधारा में गरीब और पिछड़े की तरफदारी की जाती है। गरीब पिछड़ा लिखा हुआ है, गरीब स्थान में लिखना है। बांग्लादेश भारत की कौन सी नीति का हिस्सा है? लुक ईस्ट नीति। अब ये लुक ईस्ट नीति क्या है? 1990 के बाद भारत ने क्या किया कि जो पूर्व की ओर देश है, लुक ईस्ट, लुक मतलब देखना, ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व की ओर, पूर्व की तरफ कौन से देश हैं भारत के? म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये देश हैं। और भारत के जो उत्तर पूर्व के स्टेट हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, इनसे जुड़े हुए ये देश हैं। मतलब इनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इन देशों से जुड़कर भारत बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, और इसीलिए भारत ने लुक ईस्ट नीति अपनाई। उसी का नाम है, बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। भारत में अनुसूचित जनजातियों को क्या कहा जाता है? आदिवासी, एसटी वर्ग जिसको कहते हैं। लोक दल का गठन किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने। भारत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 यानी रिक्त स्थान में हमें क्या बनना है? 2001। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। क्वाटो प्रोटोकॉल। भारत की आर्थिक नीति 1991। स्वतंत्र संविधान। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956। पोखरण परीक्षण 1974। आजादी के बाद दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह था। गैर कांग्रेसवाद का देख ही लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब 1989 में मोर्चा वीपी सिंह के नेतृत्व में। शोक थेरेपी क्या है? एक आर्थिक मॉडल है, और जो सोवियत संघ से अलग हुए ना 15 देश, तो उन देशों में ये लागू किया गया था, और पूंजीवादी मॉडल था। पूंजीवादी मॉडल था। अमेरिका की देखा देखी ये लागू किया गया था, लेकिन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और औने पौने दामों पे सरकारी जो संपत्ति होती है उसे बेच दिया जाता है। यानी इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के रूप में ये जानी जाती है। साफ्टा का संबंध है सार्क के दक्षिणी एशियाई देशों से मुक्त व्यापार समझौते से। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन।
खुली प्रतिस्पर्धा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की विचारधारा है, उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी पंथ कहा जाता है। पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक है। 1967 के चुनाव में आया राम गया राम का जुमला, दल बदल की राजनीति और राज्य था हरियाणा। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल और मैनकाइंड और जन के संस्थापक हैं राम मनोहर लोहिया। अच्छे से याद कर लें, मैनकाइंड और जन। भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति सुरक्षा की कौन सी अवधारणा है? गैर पारंपरिक अवधारणा। व्यक्ति की सुरक्षा कहने का मतलब व्यक्ति की सुरक्षा, भय से सुरक्षा, अभाव से सुरक्षा। CWC रासायनिक संधि 1992 में हुई। देश थे 181 देशों ने भाग लिया। परमाणु प्रसार संधि अच्छे से याद कर लें। CWC रासायनिक यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंस, रासायनिक हथियार संधि। क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने 2002 में साइन किए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल वासियों की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब दी थी? साल थी 1982। इस प्रकार से सधे हुए शब्दों में आंसर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक भी आंसर आप, एक भी मार्क्स है एग्जामिनर आपका काट नहीं पाएगा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन साल थी 1975 की, याद रह जाएगा ना। स्वतंत्र भारत के समक्ष आर्थिक विकास के दो मॉडल कौन से थे? एक तो पूंजीवाद का, एक था समाजवाद का। पूंजीवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। और समाजवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। जब देश आजाद हुआ तब, लेकिन भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। कौन सा अपनाया? मिश्रित, यानी पूंजीवाद के भी कुछ गुण लिए और समाजवाद का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शामिल कर लिया। तो भारत की परिस्थितियों के अनुसार जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया वो भारत ने मिश्रित अपनाया। भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित नेहरू 1984 में स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। लिख दोगे पूरा नाम अच्छे से? साउथ एशियन यानी दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में शरणार्थी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा, युद्ध, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर होता है उसे कहते हैं शरणार्थी। भारत में पवन वन प्रांतर, पावन, पावन मतलब पवित्र, वन प्रांतर किसको कहते हैं? देवस्थान को प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जोड़ दिया था कृषि के क्षेत्र पे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जोड़ दिया था उद्योगों पे। मैकडोनल्डीकरण का क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न संस्कृतियों को अमेरिकी ढांचे में डाल देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैकडोनल्डीकरण। यानी अमेरिका की तरह, अमेरिका की नकल करो कहने का मतलब। अमेरिका पहन रहा है वैसे पहनावा पहनो, अमेरिका के जो लोग खा रहे हैं वो वैसा खाना खाओ। पिज्जा, बर्गर और नीली जीन्स, ये सब इसी के संकेत हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस 1967 के आम चुनाव में को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस की केंद्र और राज्यों में स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी। 9 ऐसे राज्य थे जो पूर्ण बहुमत नहीं, सरकार नहीं बना पाई। आंसू क्या है? असम स्टूडेंट यूनियन है। आंसू की दो प्रमुख मांग क्या है? बाहरी लोगों को निकालो यानी विरोध कर रहे हैं, और विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। कौन? आंसू। असम स्टूडेंट यूनियन, इसका पूरा नाम है असम स्टूडेंट यूनियन, यानी असम का छात्र संगठन है। ये कह रहा है कि लोग जो बाहर के हैं उनका विरोध कर रहे हैं और विदेशी नागरिकों का विरोध कर रहे हैं। राजग क्या है? रा से राष्ट्रीय, जय से जनतांत्रिक, गै से गठबंधन। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनडीए, और इसका नेतृत्व कर रही है बीजेपी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? एनडीए। और ये गठबंधन बना था 1998-99 में, और इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। मंडल आयोग का आरक्षण 27% और भूमि सुधार, 2 सिफारिश की थी मंडल आयोग ने कि भूमि का सुधार करो, 27% आरक्षण दो अन्य पिछड़ा वर्ग को। मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद। मंडल आयोग लागू कब हुआ? साल थी 1990 की। भारत के 2 प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम लिखो। राष्ट्रीय दल तो कौन है? कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई। क्षेत्रीय दल डीएमके और तेलुगु देशम लिख दें, शिवसेना लिख दें महाराष्ट्र की।
ये क्षेत्रीय दल हैं, यानी जो पार्टियां क्षेत्र विशेष पे चुनाव लड़ती है और क्षेत्र विशेष पे सरकार बनाती, पूरे देश की या राष्ट्रीय पार्टी का हिस्सा नहीं होती। कहने का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे सरकार का हिस्सा नहीं होती, उसे कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसे कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के अंदर ही ताकतवर नेताओं का समूह है, उसे कहा जाता था सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर ही ताकतवर और प्रभावशाली लोगों के समूह को सिंडिकेट कहा जाता। प्रीपीवियर्स क्या था? राजाओं को मिलने वाले विशेष आर्थिक सुविधा को कहा जाता था प्रीवी पीरियड्स, और इसको 1971 में खत्म किया गया था। 1971 में पीवी पीरियड्स अधिनियम 1971 में लाया गया था। गठबंधन सरकार कौन सी होती है? जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसी को कहते हैं गठबंधन। और भारत में इसका दौर शुरू होता है 1989 में। याद आ गया ना? पहला जो गठबंधन बना था वो बना था राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा। भारत में गठबंधन सरकारों के दो प्रमुख कारण क्या है? गठबंधन सरकारें बनी क्यों? एक तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलना और क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व होना, ये दो प्रमुख कारण थे। लिख देंगे अच्छे से, और अच्छे से सधे हुए शब्दों में लिख देंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। 2 पॉइंट बना दें, नीचे अंडरलाइन कर दें। क्षेत्रवाद क्या है? राष्ट्र यानी पूरे देश की बजाय किसी क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता देना क्षेत्रवाद कहलाता है। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? अमेरिका का मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन है। यूएनईपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी संस्था है, जो कि पूरे विश्व के लिए पर्यावरण से संबंधित काम करती है, उसको कहते हैं यूएनईपी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारण क्या है? एक तो सीमा विवाद है, जो कि रेड क्लिफ रेखा है। एक जम्मू कश्मीर विवाद है। एक आतंकवाद है। ये प्रमुख कारण है। एक जल विवाद भी है, सिंधु नदी जल संबंधी। तिब्बती धर्मगुरु 1959 में भारत आए थे। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, द्रविड़ आंदोलन से संबंधित है। भारत में मध्यवर्ती चुनाव कब हुए? मध्यवर्ती यानी बीच में चुनाव कराने पड़े थे 1980 में। स्वायत्तता की मांग का दशक कहलाता है 1980 का दशक। स्वायत्तता यानी और थोड़ी स्वतंत्रता, अपने क्षेत्र विशेष में काम करने की स्वतंत्रता को कहते हैं स्वायत्तता। तो भारत में राज्यों ने समय समय पे स्वायत्तता की मांग की। आपको ध्यान है ना, जब देश आजाद हुआ, पुनर्गठन आयोग बना, तब 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दुगुने राज्य बढ़ गए। तो ये प्रमुख मुद्दा स्वायत्तता का ही रहा है। पर्यावरण संरक्षण को राजनीतिक रूप कब दिया गया? 1960 के दशक में। नेक्स्ट है आप्रवासी किसे कहते हैं? शरणार्थी तो अभी हमने देख लिया। आप्रवासी जो लोग रोजगार के लिए खुद की इच्छा से दूसरे देशों में जाते हैं, यानी विदेशों में जाते हैं, उन्हें कहते हैं आप्रवासी। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? साल थी 1999 की। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसको कहते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। नेक्स्ट प्रश्न है वह क्वाटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना। और पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के पीसी मोहलोनविस। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। वीटो पावर क्या है? मना करने की जो पावर है। और जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके पास ये पावर है। पंचशील समझौता 1994 में, ताशकंद समझौता 1966 में। देश थे भारत और पाकिस्तान, और भारत की तरफ से कौन? लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खां के बीच। कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 में हुआ था। विभाजन के कारण क्या थे? कारण लिखिए। राष्ट्रपति का चुनाव था, इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां थी, सिंडिकेट से मतभेद। सिंडिकेट हमने देख ही लिया। कांग्रेस के अंदर ही ताकतवर और प्रभावशाली जो नेता थे उनका ग्रुप सिंडिकेट कहलाता। 1971 में 5वें आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारण बताएं। इंदिरा गांधी का प्रभावशाली व्यक्तित्व, गरीबी हटाओ का नारा, समाजवादी नीतियां, ये प्रमुख थे। अलगाववाद क्या होता है? राष्ट्र से अलग होने की जो भावना होती है उसे कहते हैं अलगाववाद। भारत में लंबे समय तक एक पार्टी का वर्चस्व क्यों रहा? इसके प्रमुख कारण क्या थे? कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व करना, और संगठन की मजबूती, और लोगों तक
पहुंच, स्थानीय लोगों तक कांग्रेस के नेताओं की पहुंच, जनाधार का मजबूत होना कह सकते हैं। राजीव गांधी की हत्या 1991 में, 1984 में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई लोकसभा में? 415। आंकड़ा याद रह जाएगा ना, 415। राजीव गांधी को के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 197। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों को 1991 में लागू किया गया। अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद। आर्थिक सुधार क्या होते हैं? वैश्वीकरण को भारत ने कब अपनाया? उदारीकरण किया 1991 में। एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं आर्थिक सुधार, से उदारीकरण भी कहते हैं। साल थी 1991 में, याद होगी ना। अयोध्या, बाबरी मस्जिद विवाद 1992। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कौन बनते हैं? नरसिम्हा राव। 1989 में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी, लेकिन फिर भी विपक्ष में बैठने का निर्णय किया जाता है, सरकार नहीं बनाती। राष्ट्रीय मोर्चा किससे मिलकर बना था? जनता दल और अन्य पार्टियां, यानी भाजपा और वाम मोर्चे के सपोर्ट से बनी थी राष्ट्रीय मोर्चा। साल थी 1989 की। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी उसने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया, सरकार नहीं बनाई। तो सरकार किसने बनाई? जनता दल और अन्य पार्टियों ने मिलकर, भाजपा और वाम मोर्चे के सपोर्ट से। वाम मोर्चा कौन सी पार्टियां होती हैं? सीपीआई और सीपीआईएम। भारत में गठबंधन सरकारों का दौर देख ही लिया। संयुक्त मोर्चा कब बना था? साल थी 1996 की। अच्छी तरीके से याद कर लें। एनडीए कब बना? 1998 में। राजग इसको कहते हैं, नेतृत्व करने वाली पार्टी बीजेपी जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और इसका नेतृत्व है कांग्रेस, और इसने सरकार बनाई 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, लगातार 10 साल तक। अन्य पिछड़ा वर्ग मंडल मुद्दा क्या है? इसे दूसरा पिछड़ा आयोग भी कहते हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की बात की। इंदिरा साहनीवाद क्या है? अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। बामसेफ का पूरा नाम अच्छे से याद कर लें, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये इसका पूरा नाम है बामसेफ का। बहुजन क्या है? बहुजन में देखो कौन कौन शामिल होता है। हम सोचते हैं कि SC ST शामिल होते हैं, लेकिन नहीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक की राजनीतिक सत्ता में जबरदस्त तरफदारी करने वाला एक ट्रेड यूनियन है, उसको कहते हैं बहुजन। शाहबानो मामला किस वर्ष आया? 1985 में। गोवा भारत संघ में कब बना? राज्य कब बना? 1987 में। और गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब करवाया गया? 1961 में। याद रह जाएगा ना। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा से संबंधित है। हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन महाराष्ट्र का एक पड़ोसी देश है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, उसी का नाम है गोवा, और गोवा में गोमांतक पार्टी है। भारत की खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती कौन थे? राजीव गांधी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध पंजाब से है। साल थी 1973 की, और पंजाब की स्वायत्तता से संबंधित है। और अधिक स्वतंत्रता चाहिए राज्यों को अपने क्षेत्र में काम करने की, ये बात थी। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। याद रह जाएगा ना। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किस नेता ने निभाई? बोरिस एल्त्सिन, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो देश बनता है ना, वो होता है रूस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनकर उभरा, और इसी का पहला राष्ट्रपति बनता है स्वतंत्रता के बाद। 2001 कहने का मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद। 2001 को नोबेल शांति का पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की किस महासचिव को मिला? कोफी अन्नान को। युद्ध की आशंका को सुरक्षा की नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है, उसे कहते हैं अपरोध की नीति। युद्ध की आशंका को रोकने वाली नीति। 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण और विकास। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में होती है? तो वो होती है ब्राजील में। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थापना 2006 में।
अच्छे से याद कर लें। यूएनएचआरसी यानी ह्यूमन, मानव के अधिकारों की बात कर रही है। ये परिषद बनी थी 2006 में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पीसी मोहलनोबिस और ये आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष भी थे। ये भी याद रखना है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करने वाला संविधान का अनुच्छेद बताना है। वो अनुच्छेद है 51। नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है। भारत की विदेश नीति की बात करने वाला अनुच्छेद भी यही है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करने वाला भी यही है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन राजनीति की शुरुआत 1967 से ही हो जाती है। 1974 की रेल हड़ताल कौन कर रहे थे? जॉर्ज फर्नांडिस। आसू छात्र संगठन किस राज्य का है? तो ये असम का है, याद रह जाएगा ना। आसू यानी असम। प्रथम लोकसभा में कितनी सीटें थी? कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 489, 489 याद रह जाएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने बने थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ? 1956 में। बना कब था? 1953 में। पारित कब हो गया? 1956 में। और क्या बना दिए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने? कमेंट बॉक्स में लिखिए। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। साल थी 2004 की। जर्मनी का एकीकरण कब होता है? साल थी 1990 की। तो जर्मनी का एकीकरण कब होता है? 1990 में। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई। और बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई थी? आपको ध्यान है ना? 61 में। गिराई कब? 1989 में, यानी 28 साल बाद। और एकीकरण हुआ 1990 में। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। साल थी 1953 की। प्रस्ताव 1952 में पारित हुआ था और बना कब? 53 में। 7 बहनें किस क्षेत्र को कहा जाता है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। 7 सिस्टर्स। लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं। पहले आम चुनाव से अब तक मतदान के कौन कौन से तरीके बदले गए हैं? तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ, मतपत्र से हुआ, बैलेट पेपर कहते हैं जिसको। बाद में वर्तमान में किससे चल रहा है? ईवी मशीन से हो रहा है, जिसमें वीवीपैट भी लागू कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल के कारण क्या थे और उससे मिलने वाले सबक लिखिए। कारण कौन से थे? 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसमें तत्कालिक कारण था न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करना, विपक्षी दलों द्वारा आंदोलन तीव्र करना और शासन में अस्थिरता पैदा करना। परिणाम क्या निकला? मौलिक अधिकार स्थगित हो गए, सेंसरशिप लागू हो गई, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। और सबक क्या मिला इससे? सबक मिला कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों का सजग रहना जरूरी है। और संविधान में 44वां संशोधन किया। और जो आंतरिक अव्यवस्था के नाम पे आपातकाल लागू करने का प्रावधान था ना, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद कौन सा यूज हुआ? 352। तो वो 44वें संविधान संशोधन के तहत उसे सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया और आपातकाल की शर्तें कड़ी कर दी। कहने का मतलब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम निकले? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ आर्थिक संकट और राजनीतिक भ्रष्टाचार, गर्वाशों की नीतियां, जन असंतोष, बाल्टिक देशों की स्वतंत्रता की मांग। परिणाम क्या निकला? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, 15 स्वतंत्र देश बने और शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो दो ध्रुवों के बीच युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध यानी युद्ध जैसा माहौल था और हथियारों का कंपटीशन था, उसे कहते हैं शीत युद्ध। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरता है। विश्व राजनीति में द्विध्रुवता का आगमन होता है। शॉक थेरेपी क्या है? उत्तर साम्यवादी देशों, उत्तर मतलब साम्यवाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद इस पे क्या प्रभाव पड़े? तो शॉक थेरेपी के आर्थिक मॉडल था या आर्थिक नीति थी, आर्थिक सुधार नीति थी, जिसमें बाजार को अचानक उदार और निजीकरण की ओर ले जाया गया, यानी पूंजीवादी मॉडल था। आगे बात समझ में। 1990 के दशक में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में से अपनाया गया था। प्रभाव क्या पड़ा? सरकारी उद्यम यानी सरकारी जो भी उद्योग थे वो बंद हो गए।
बेरोजगारी बढ़ गई, सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो गई, महंगाई और गरीबी में वृद्धि हो गई, कुछ देशों में असमानता और माफिया नेटवर्क भी उभरे। वैश्वीकरण क्या है और इसमें प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का क्या योगदान रहा इसमें? वैश्वीकरण है विश्व की दुनिया के देशों का आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और राजनीतिक रूप से जुड़ जाना। प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का इसका क्या योगदान है, ये देख लेते हैं। इंटरनेट यानी मोबाइल ने दुनिया जोड़ी है। परिवहन और तकनीकों ने व्यापार को तेज किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सेवाओं का आदान प्रदान आसान किया है। वैश्विक सूचना और निवेश का प्रभाव हुआ है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। सकारात्मक प्रभाव के पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले और इन पॉइंटों को आप विस्तार से कर दें। देखो, सकारात्मक और आर्थिक विकास में तेजी, इस प्रकार से पॉइंट लिख के इसका विस्तार कर दें कि आर्थिक विकास से किस प्रकार से तेजी हुई है। विदेशी निवेश में वृद्धि, ब्लैक पेन से पॉइंट लिखें और ब्लैक पेन से पॉइंट लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर आगे विस्तार करें। तकनीकी प्रगति हुई है और फिर विस्तार कर दें। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, ये पॉइंट सकारात्मक प्रभाव के हैं। किसके? वैश्वीकरण के। नेक्स्ट पर्सन इसका दूसरा पॉइंट नकारात्मक प्रभाव बनाएंगे। अब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? स्थानीय उद्योगों को खतरा हुआ है, अंडरलाइन कर दें, विस्तार करें। स्थानीय उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गए। एमएनसीज के आने से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से, वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और उनके कारण स्थानीय उद्योग खतरे में आ गए, यानी छोटे उद्योग नष्ट हो गए। बेरोजगारी में वृद्धि हुई। विकसित देशों को इससे लाभ हुआ है और जो विकासशील देश हैं, जो कि अभी आज़ादी हुए हैं, डेवलपमेंट को अपनाया ही है, उन देशों को इनसे नुकसान हुआ, यानी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक एकरूपता आई है, यानी संस्कृतियों को नुकसान हुआ है। जैसे मैकडोनल्डीकरण हुआ है, नीली जेंस, पिज्जा, बर्गर, खान पान, ये सब क्या है? प्रभावित हुए। इसे कहते हैं सांस्कृतिक एकरूपता। गरीब देशों पर अमीर देशों का प्रभाव, यानी गरीब जो देश हैं उनका अमीर देश शोषण करते हैं इससे, वैश्वीकरण से। संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, बताइए। तो सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए हम नए स्थायी सदस्य और बढ़ाएं। विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है, सब विकसित देश ही स्थायी सदस्य हैं। वीटो पावर की समीक्षा होनी चाहिए। 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। और शांति रक्षा अभियानों को मजबूत करना चाहिए। पर्यावरण, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसे नए मुद्दे हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य पे आपत्ति क्यों है? कुछ देश भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनने देते, इसके पीछे क्या कारण है? तो कुछ देशों को भारत की बड़ी जनसंख्या और सैन्य शक्ति से चिंता है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। कई सुरक्षा जो देश हैं वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विरोध करते हैं। राजनीतिक कारणों से भी समर्थन है वो सीमित हो जाता है। आसियान पे टिप्पणी लिखनी है और अच्छे से याद कर ले इसको। आसियान 1967 में बना, दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 देशों का ग्रुप है। पहले 5 देश मिले, फिर और 5 मिल गए, 10 देश हो गए। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बता दे पूरा। बैको की घोषणा से इनकी स्थापना हुई। दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों का आपस में सहमति से और विचार विमर्श से समस्याओं को सोल्व करने वाला संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। और भारत 1992 में इसका संवाद भागीदार बना हुआ है। ये अच्छे से डेट याद कर लें, कब से? 1992 से। लुक ईस्ट नीति का भी भारत का हिस्सा है। लुक ईस्ट नीति के ऊपर बात कर ही चुके। आसियान ने क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार को बढ़ावा दिया है। यूरोपीय संघ पे टिप्पणी लिखनी है। यूरोपीय संघ कब बना? 1992 की मैस्ट्रिच संधि से इसकी स्थापना हुई। इसकी खुद की मुद्रा है, यूरो है, और ये 27 देशों का ग्रुप है। विशेषता बता दें, इसकी एकल मुद्रा है, इसकी सीमाएं खुली हुई हैं और शेंगेन संधि हुई थी खुली सीमाओं के लिए। और साझा संसद है, इसकी न्यायालय रणनीतियां हैं। ये विश्व की एक शक्तिशाली और आर्थिक राजनीतिक इकाई है। यूरोपीय संघ की उपलब्धियां क्या है, इस पे भी बात करेंगे। आर्थिक उपलब्धि क्या है यूरोपीय संघ की? तो एकल बाजार है, सदस्य देशों के बीच वस्तु, पूंजी और लोगों की मुफ्त आवाजाही है। सांझी मुद्रा है, ईयू,
कई देशों में व्यापार और यात्रा को बढ़ावा दिया है। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक इकाइयों में से एक है। कौन? यूरोपीय संघ। शांति और स्थिरता। यूरोप में लंबे समय से चले आ रहे युद्धों के समाप्त करने के बाद शांति स्थापना में विशेष योगदान दिया। 2012 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। सामाजिक और मानव अधिकार के लिए भी ये देश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मानव अधिकार, लोकतंत्र और कानूनों के शासन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। श्रमिकों के अधिकार हो, चाहे उपभोक्ता संरक्षण हो या समान अवसर की बात हो, तो ये देश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा और संस्कृति में भी ये देश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैश्विक भूमिका भी बहुत है। जलवायु परिवर्तन हो या व्यापार की बात हो या मानवीय सहायता में सक्रिय भूमिका भी निभाते और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पे भी सामूहिक रूप से इनकी एक प्रभावशाली आवाज है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ के देशों के बीच सहयोग का एक सफल उदाहरण है, जिसने आर्थिक विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण को मजबूत किया और अमेरिका जैसे प्रभुत्व को की शक्ति को संतुलित कहने का मतलब उसके एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरा है। जनमत की कमजोरी के कारण भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, स्पष्ट कीजिए। जनमत की कमजोरी के कारण तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का व्यापक समर्थन था, विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ था। अधिकांश मतदाता अशिक्षित थे और उन्होंने कांग्रेस को ही पहचाना क्योंकि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी। एक मजबूत विकल्प के अभाव में जनमत लंबे समय तक कांग्रेस के ही पक्ष में रहा। 1967 के आपातकाल पर टिप्पणी लिखनी है तो 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगा। प्रेस सेंसरशिप, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, मौलिक अधिकार स्थगित हुए। लोकतंत्र के लिए एक संकट के रूप में देखा गया। 1977 के चुनाव करवाए गए और जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को बहाल किया। बिहार और गुजरात आंदोलन पे टिप्पणी लिखनी है। 1974 की गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। बिहार आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। इन आंदोलनों ने केंद्र सरकार की नीतियों को खुली चुनौती दी और आपातकाल के कारण बने। ये भारतीय राजनीति में जन आक्रोश और लोक शक्ति के प्रतीक बने। सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार से होता है, टिप्पणी लिखिए। तो साल थी 1975 की। सिक्किम को भारत का 22वां कौन सा राज्य? 22वां। साल थी 75। यहाँ का राजा था चोंगियार और उनके खिलाफ जन आंदोलन हुआ। भारत ने सिक्किम को लोकतांत्रिक तरीके से जनमत संग्रह करवाकर वहाँ की जनता को भारत में विलय के पक्ष में किया और ये भारत की कूटनीतिक और सैद्धांतिक सफलता का प्रतीक थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में तैयार किया गया, अकाली दल द्वारा किया गया और ये एक राजनीतिक दस्तावेज था। पंजाब की क्षेत्रीय स्वायत्तता सिख समुदाय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आकांक्षाओं पर केंद्रित था और ये प्रस्ताव चाहता था कि जो केंद्र के सीमित अधिकार हो, जैसे रक्षा, मुद्रा और संचार, के बदले राज्यों को अधिक शक्तियां दें। पंजाब में पंजाबी भाषा के विलय की भी मांग बढ़ी थी। नेक्स्ट है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ी है? तो इससे संबंधित वैश्वीकरण के बारे में बता दें कि किस प्रकार से सांस्कृतिक विभिन्नताएं बढ़ी हैं। अपने तर्क दें और स्पष्ट कर दें। तर्क दे के विश्वव्यापी आर्थिक उन्नयन यानी वैश्वीकरण, इसके कौन से प्रभाव रहे हैं, वैश्वीकरण की परिभाषा दें, इसके प्रमुख घटक बताएं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी बता दें। अंतर्राष्ट्रीय एमएनसीज है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनका ही बता दें। 1950 के दशक में विपक्षी दलों की भूमिका पे भी टिप्पणी लिख दें। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। आसियान कौन से हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का ग्रुप है जो आर्थिक वृद्धि दर में दुनिया का सबसे तेज है। और आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र आफ्टा व्यापार बढ़ा है। राजनीतिक सुरक्षा में भी ये शांति और स्थिरता बनी है। विश्व शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन और भारत आसियान के साथ संबंध मजबूत कर रही हैं। ये भी इसका प्रतीक है। चीन के साथ भारत के संबंध सुधारने के क्या सुझाव देंगे आप? तो भारत एक सीमावर्ती देश है। चीन सीमावर्ती विवादों को बातचीत द्वारा निरंतर हल किया जाना चाहिए। व्यापार संतुलन बनाने हेतु तो बाजार पहुंच और निवेश समझौते होने चाहिए। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय शांति जैसे मुद्दों पर भी सहयोग होना चाहिए। संस्कृति एवं छात्र अदला बदली कार्यक्रमों को बढ़ा दिया जाना। अन्य स्तर पर विश्वास निर्माण
सैन्य स्तर पर विश्वास निर्माण तंत्र जिसको कहते हैं CBMS को मजबूत करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता और सफलता दोनों बतानी। सफलता कौन सी रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व के बड़े युद्धों को रोकने में सफल रहा है, बिल्कुल रहा है। शांति अभियान रहे हैं इसके, और विभिन्न देशों में स्थिरता रखी है। मानव अधिकार संरक्षण, मानवीय सहायता में प्रमुख भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्यक्रम जिसमें WHO, यूनेस्को, UNDP अपना योगदान दे रही। असफलता क्या रही है? असफलता रही है कि सुरक्षा परिषद में वीटो के कारण कई बार प्रस्ताव है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में आज भी तनाव है, संघर्ष को रोक नहीं पाए। संरचनात्मक सुधार का भी अभाव है, विकसित देशों का अधिक प्रभाव है। यूएनओ सुधार और भारत की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? तो सुरक्षा परिषद की संरचना वो पुरानी हो चुकी है। भारत चाहता है कि इसकी संरचना में बदलाव होना चाहिए, नए स्थायी सदस्यों की जरूरत है। भारत है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति और भारत को स्थायी सीट देनी चाहिए, ऐसा ही भारत का मानना है। G4 है, उनके साथ मिलकर भी भारत इसमें सुधार की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत की शांति सेना भी सर्वाधिक योगदान देती है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में। यूरोपीय संघ अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा कैसे है? तो जो एक यूरोपीय संघ के 27 देश, यूरोपीय संघ की मुद्रा है वो मजबूत साझा मुद्रा है जो डॉलर के विकल्प के रूप में उभर रही है। और यूरोपीय संघ विश्व व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी रखता है, जैसे ऊर्जा हो, कारोबार हो, तकनीक हो। यूरोपीय संघ की शक्ति डॉलर की वर्चस्व को चुनौती दे रही है। डॉलर किसकी मुद्रा है? अमेरिका की है, यानी अमेरिका की वैकल्पिक शक्ति के रूप में चुनौती दे रहा है। कई देश विदेशी मुद्रा भंडार में यूरो को शामिल कर रहे हैं। यूरोपीय संघ का एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। कौन? फ्रांस। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय कैसे हुआ? तो चीन दुनिया की फैक्ट्री के रूप में निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। तो किस प्रकार से इसने खेती का निजीकरण किया, उद्योगों का किया, वो सब बता दें। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में बदलाव को समझाइए। तो किस प्रकार से बदलाव की मांग है? भारत प्रथम 3 आम चुनाव में मजबूत स्थिति के क्या कारण थे? तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त राजनीतिक विश्वसनीयता, संगठन मजबूत और देश भर में फैला हुआ, नेतृत्व में पंडित नेहरू का आकर्षक व्यक्तित्व, विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ, समाज में कांग्रेस की सर्वसमावेशी छवि। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती 1975 के आपातकाल और उसकी पृष्ठभूमि। तो विरोधी दलों का विरोध, विपक्षी दलों का विरोध, कांग्रेस की फूट आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। तो सिंडिकेट जिसमें 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के कारण कांग्रेस का विभाजन, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन, 1974 की रेल हड़ताल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय इसे राष्ट्रीय संकट बनकर उभरा। और अनुच्छेद 352 में आंतरिक आपातकाल एक प्रावधान था, उसके तहत आपातकाल लागू हो जाता है। 1967 के बाद कार्यपालिका न्यायपालिका तनाव ने भी आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, क्योंकि 24वां और 25वां संशोधन हुआ था उस समय। केशवानंद भारतीवाद भी उस समय बढ़ा था, जो कि 1973 में आया था। और केशवानंद भारतीवाद में ही ये तय किया गया था कि संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संसद बदलाव नहीं कर सकते, ये पारित किया था। सुप्रीम 73वां संविधान संशोधन, न्यायिक ट्रांसफर टकराव हुए और बाधा भी, आपातकाल का माहौल भी बना। कार्यपालिका ने न्यायपालिका को बाधा माना। वैश्वीकरण का विरोध किस आधार पे हो रहा है? इस पे निबंध लिखिए। वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है, तो वैश्वीकरण को पूंजीवादी हितों का साधन माना जाता है, इसलिए भी विरोध हो रहा है। WTO IMF की नीतियों से विकासशील देशों को नुकसान हो रहा है, इसलिए भी विरोध हो रहा है। पर्यावरण, श्रमिक सुधार, स्थानीय संस्कृति पे भी इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता नियंत्रण भी के भी कारण इसका विरोध हो रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और किसान आंदोलन भी इसके हिस्से बने। भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए? तो 1991 में उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, व्यापार बाधाओं को दूर किया, विदेशी निवेश को अनुमति दी, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया। प्रभाव क्या रहा इसका? आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, भारत के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र यानी IT का विस्तार हुआ, विदेशी कंपनियों में निवेश बढ़ा,
और सामाजिक आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो शांति अभियानों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक नेतृत्व कौन करे? संयुक्त राष्ट्र संघ करे। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के गोल को भी और मजबूत करे। आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थानों में संरचनात्मक सुधार पे जोर दिया जाना चाहिए। भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। कुछ देशों को आपत्ति है, इसमें हमने बात कर ली। 1975 का आपातकाल के सबक क्या हैं, तो ये भी देख लिया। प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाने के लिए कौन सी सरकारी प्रयास किए गए थे उस समय? न्यायाधीशों के ट्रांसफर हो गए थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति से भी संबंधित विवाद थे। सोवियत संघ के विघटन, शॉक थेरेपी के परिणाम देख ही लिए हमने। 77 का शाह आयोग क्यों नियुक्त किया गया था? तो आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने के लिए 1977 में जेसी शाह के नेतृत्व में शाह आयोग गठित किया गया था। नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की जांच करने के लिए, इसके दुष्प्रभाव क्या निकले, तो नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। और प्रेस पे सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, सत्ता का केंद्रीकरण। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो इसके मुख्य स्तंभ है राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। उद्देश्य क्या है? शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करना। नेक्स्ट है 1970 के दशक में चीन ने कौन से बड़े बदलाव किए? तो 1970 के दशक में चीन ने खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था से खुले द्वार की नीति अपनाई, आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, खुला दरवाजा नीति, अमेरिका के साथ संबंध बेहतर किए, संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता और ताइवान स्थापन। नेक्स्ट 1977 के चुनाव के बाद पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनने के कारण क्या थे? तो विपक्षी सरकार, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में 1977 में बनी, गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस से अलावा दूसरे दल की। तो इसका प्रमुख कारण था कि आपातकाल से जनता क्या थी? असंतुष्ट थे। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, जनता पार्टी के नेतृत्व में, और कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता थी। लोकतंत्र बहाली की जन भावना थी। विपक्षी दलों का गैर कांग्रेसवाद का नारा था। 1980 के मध्यावधि चुनाव क्यों हुए? जनता पार्टी सरकार के आंतरिक कलह के कारण अब जनता के विकास संबंधी कोई कार्य नहीं हो पाए। और 1977 में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। इन दोनों के बीच 3 साल में सिर्फ सीट बदलने का ही काम रहा, जनता के कार्य नहीं हो पाए। इसलिए 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाए गए। सरकार थी वो स्थिर सरकार की भी आवश्यकता थी। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ प्रासंगिक है? तो 1945 में बना था संयुक्त राष्ट्र संघ। तब विश्व 2 ध्रुव में बटा हुआ था। छोटे देशों की सुरक्षा की गारंटी, तो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में छोटे देश हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी है। वैश्विक समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख मंच है। अमेरिका की शक्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शांति स्थापना का भी वैश्विक संगठन है। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर हुआ है? तो आर्थिक सांस्कृतिक आर्थिक समानता हुई है, व्यापार आसान हुआ है, परिवहन सस्ता हुआ है, साझा सुरक्षा, राजनीतिक हित, क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई है। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क दें। क्या आप चाहते हैं स्थायी सदस्य बनना चाहिए? तो बताएं क्यों बनना चाहिए। क्योंकि भारत के पास ये विशेषता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। बिल्कुल पॉइंट बना दे, अच्छे से लिख दे। आबादी का बड़ा हिस्सा यानी 1/6 मानवता का हिस्सा भारत में ही है। शांति अभियानों में भारत ने बड़ा योगदान दिया है। परमाणु शक्ति संपन्न है, आर्थिक समानता अच्छी है और क्षेत्रीय प्रभाव भी तगड़ा है। किसका? भारत का। दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है? युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए, व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए, पर्यावरण और मानव अधिकार संरक्षण के लिए, वैश्विक समस्याओं के सामूहिक समाधान के लिए। भारत में गठबंधन सरकारों पर अपने विचार लिखिए। 1989 से गठबंधन का युग शुरू होता है। विविधता के कारण विभिन्न दलों की भागीदारी बढ़ती है, क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ती है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली होते हैं और सरकारें कभी कभी अस्थिर होती हैं, तो
इसका मुख्य जो मेन जो दोष है वो भी यही है कि इससे सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। पूर्वोत्तर की राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या है? पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व के स्टेट: अलगाववाद, क्षेत्रीय पहचान, सीमावर्ती विवाद और सुरक्षा समस्या, आर्थिक पिछड़ापन और विकास की कमी। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या हैं? तो इसके प्रमुख प्रभाव हैं कि राष्ट्रीय जो प्रभुत्व है वो प्रभावित हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है, ये पॉइंट बना दे। लोकतंत्र और मानव अधिकारों पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। राजनीति में गैर राज्य जो अभिनेता हैं, जैसे एमएनसी, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जिनको कहते हैं, वैश्विक मीडिया है, इनकी भागीदारी होने से किसी भी राजनीति के जो प्रभुत्व है, सार्वभौमिक जो प्रभुत्व है वो प्रभावित होता है। घरेलू राजनीति पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। असमानता और राजनीतिक असंतोष भी उत्पन्न होता है। तो ये राजनीतिक प्रभाव है। भारत के वैश्वीकरण का विरोध के प्रमुख आधार क्या है? क्यों भारत में वैश्वीकरण का विरोध होता है? तो भारत का कहना है कि आर्थिक असमानता बढ़ी है। ये कहना किसका है? वामपंथियों का। किसानों पे नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। छोटे किसान और छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ। इससे सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पे भी विरोध हो रहा है कि पश्चिम की जो संस्कृति है उसका प्रभाव बढ़ रहा है और हमारी परंपरा, भाषा, मूल्य खतरे में है। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का भी प्रभाव पड़ा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं WTO, IMF, विश्व बैंक की शर्तों के कारण भारत को नीतिगत स्वतंत्रता है वो सीमित हो गई है। पर्यावरण की भी क्षति होती है और जन आंदोलन और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध किया जाता है। इसमें कौन कौन से भूमिका निभाते हैं? जैसे पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण के जो सपोर्टर हैं, आंदोलनकारी हैं, वो इसका विरोध करते हैं। भारत में वैश्वीकरण के विरोध के प्रमुख आधार तो हमने देख ही लिए। वर्तमान परिदृश्य में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पे टिप्पणी लिखनी है। गुट निरपेक्षता क्या है? भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है। शीत युद्ध काल की एक प्रमुख विदेश नीति थी जिसका उद्देश्य था देशों द्वारा किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होने की और शांतिपूर्ण तरीके से संतुलित विदेश नीति को अपनाने की। लेकिन वर्तमान में भी ये प्रासंगिक बनी हुई है क्योंकि बहुध्रुवीय विश्व संतुलन की आज भी जरूरत है। रणनीतिक स्वायत्ता की भी आवश्यकता है। विकासशील देशों की एक सामूहिक आवाज के रूप में भी ये काम करता है। शांति और निशस्त्रीकरण में भी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण एक नई चुनौती भी के लिए भी जरूरी वैश्वीकरण और नई चुनौती पे टिप्पणी लिखनी है। समकालीन विश्व में सुरक्षा के विभिन्न अवधारणा अच्छे से याद कर लें। सुरक्षा की दो अवधारणाएं हैं: पारंपरिक सुरक्षा यानी सैन्य सुरक्षा, दूसरी सुरक्षा है मानव सुरक्षा जो कि गैर पारंपरिक कहलाती है। और इसको अच्छे से याद करें। पर्यावरण के मामले में किस प्रकार से सुरक्षा की जरूरत है, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा को सही ढंग से समझाना है। तो पारंपरिक सुरक्षा होती है जैसे कोई भी राष्ट्र है उसका बाहरी और आंतरिक रूप से राज्य की सुरक्षा, और गैर पारंपरिक सुरक्षा है जैसे मानव की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव की सुरक्षा, जैसे उसको गरीबी से बचाना, भूखमरी से, आतंकवाद, महामारी, पर्यावरण संकट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पे ही इसको हल किया जा सकता है। तो मानव सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सांप्रदायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, कहने का मतलब साइबर सुरक्षा, कोविड-19 यानी महामारी से सुरक्षा, ये सब मानव सुरक्षा है। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग और उसकी सिफारिशें। राज्य पुनर्गठन 1953 में बना और इसके अध्यक्ष थे। 55 में ये पारित हो गया। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन होना चाहिए, यानी इसकी सिफारिश थी। और भूमि सुधार पे ध्यान देना चाहिए और राज्यों को ABC श्रेणी में बांटा गया। हैदराबाद का विभाजन, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका अंग्रेजी में भी आपको मिलेगा, तो PDF डाउनलोड कर लें और अच्छे से तैयार करें। प्यारे विद्यार्थियों आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। ऑल दी बेस्ट।